हमारी मुलाकात तेजस्वी साहब से पिछले दिनों हुई थी असेंबली में, तो हमने अपनी पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश की थी और ये कहा था कि आप हमारा समर्थन कीजिए। उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, हम उधर से लौट के आते हैं तो बात करेंगे। उधर बात हुई नहीं थी, कल बात हुई है हमारी, देखेंगे। मेरी मनसा, अगर मैं किसी से हाथ बढ़ाता हूँ कि नहीं साहब हम आपसे लड़ना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि सुरखाब के पड़ लगे हुए हैं उसमें। हम इसलिए चाहते हैं कि ऐसी शक्तियों से अगर वाकई ईमानदार हैं आप लड़ने के लिए, तो हम अपना बलि देकर के भी लड़ना चाह रहे हैं। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर अपने नेता और विधायकों की बैठक का आयोजन किया। लेकिन इसी बैठक के बीच एक ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया, जहां तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के तमाम दलों के नेताओं को न्योता भेजा था, लेकिन AIMIM को न्योता नहीं भेजा था। जिसके बाद आज AIMIM के नेता अख्तरुल इमान ने बड़ा बयान दिया है, सब कुछ बताया है कि किस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा था कि उनका अब तक कोई उच्च सदन में कोई सदस्य नहीं है, तो उन्होंने तेजस्वी यादव से अनुरोध किया था कि इस बार तेजस्वी यादव उनके पार्टी को समर्थन दे, फिर आने वाले 5 साल के टेन्योर में उनके तरफ से भी तेजस्वी यादव की पार्टी को पूरा समर्थन रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने उनसे बातचीत नहीं की। हालांकि आज अख्तरुल इमान तेजस्वी यादव से मिलेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिस बारे में अख्तरुल इमान ने सब कुछ बताया। अब आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से, और अख्तरुल इमान के साथ साथ तेजस्वी यादव का पूरा बयान सुनाएंगे कि किस तरीके से एक तरफ जहां बैठक से निकलते ही उन्होंने साफ कहा कि हमारी जीत तय है, हमने रणनीति तैयार की है, तो दूसरी ओर नाराज दिखे अख्तरुल इमान खान ने भी सब कुछ बताया। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा के बाद अब ये चर्चा तेज हो चुकी है कि आखिर राज्यसभा के जो बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उन पर आखिर दाव किसकी चलती है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने बैठक की और बैठक से निकलते ही बड़ा बयान दिया। जिसके बाद नाराज अख्तरुल इमान ने भी पूरा प्लान बताया है, पूरी पोल खोल दी है कि किस तरीके से तेजस्वी से उनकी पहले डील तय हुई थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, ना कि पूरी महागठबंधन के बारे में। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव का बयान सुनिए, उसके बाद अख्तरुल इमान का पूरा बयान सुनाएंगे। बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई है और आने वाला जो चुनाव है राज्यसभा का, हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं और हम लोग जो है इस चुनाव में जीतेंगे। तो हम लोग सभी घटक दल के विधायकों को हम लोगों ने जो है बुलाया है और सब लोगों से बातचीत चल रही है। नंबर पे चर्चा नंबर है तो हमारा ये तरीका, तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखा आपने, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ये दावे कर रहे हैं कि हमारी जीत तय है, हमारी पार्टी ने इस तरीके से रणनीति बनाई है कि इस बार हम बिहार विधानसभा चुनाव की तरह पराजित नहीं होंगे, तो दूसरी ओर नाराज अख्तरुल इमान ने भी सब कुछ बताया है, जिन्हें बीते दिनों तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक में न्योता नहीं दिया गया था। बयान सुन। अभी तो हमने अपने बारे में किसी को नहीं कहा है, अब कोई दावा करे तो उनका अख्तियार है, यहाँ पर कुछ भी बोलने का अख्तियार है। चूँकि हमारी मुलाकात तेजस्वी साहब से पिछले दिनों हुई थी असेंबली में, तो हमने अपनी पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश की थी और ये कहा था कि आप हमारा समर्थन कीजिए। उच्च सदन में हमारी पार्टी का कोई आदमी नहीं है और इस 5 ईयर्स टेन्योर में कई मौके ऐसे आने हैं, राज्यसभा के भी और विधान परिषद के भी, ऐसे मौके से हम आपका साथ देंगे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, हम उधर से लौट के आते हैं तो बात करेंगे। उधर बात हुई नहीं थी, कल बात हुई है हमारी, देखेंगे इस में आज क्या बात हो पाती है। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग गठबंधन में अपने आप को जो है चुनाव के टाइम में भी देखा गया था कि आप लोगों ने अपील की थी RJD से कि हम लोग को इंडिया अलायंस में रखा जाए चुनाव लड़ने को लेकर के, या फिर आप लोगों ने राज्यसभा को लेकर के भी बातें, आप लोग हमेशा अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इग्नोर आप लोगों को क्यों किया जाता है, ये क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? देखिए लोग राजनीति 2 ऐसे करते हैं, एक निज हित की राजनीति करते हैं और एक जनहित की राजनीति करते हैं। MIM जनहित की राजनीति करती है, हमको किसी के से कोई दोस्ती नहीं है इस बुनियाद पर निजी लाभ के लिए। हम लोग ये समझते हैं कि बिहार का, देश का, आने वाली पीढ़ी का बड़ा नुकसान है जो समाज को तोड़ने वाली, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली, फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देने वाली, कम्युनल फीलिंग्स को नई नस्ल के रगों में डालने वाली जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जाए।
हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर, शहादत देकर इस मुल्क को जो आज़ाद कराया है, वो एक सपना देखा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हो आपस में भाई भाई। लेकिन यहाँ आपस में भाई भाई नहीं, लोग शत्रु की तरह रह रहे हैं। आज एक हिंदू को किसी मुस्लिम मोहल्ले से, मुस्लिम को हिंदू मोहल्ले से अभी भी बिहार ईश्वर के दया से बहुत बचा हुआ है। लेकिन आप जाकर देश के कई ऐसी जगहों में जाइए कि जंगलों से जाने वाले सांप और दरिंदों से भी उसको उतना डर नहीं लगता है जितना एक आदमी को दूसरे के मोहल्ले से डर लगता है। अरे बसंत में फूल खिलते हैं, बसंत ऋतु आता है, जब कोई धर्म का पर्व आए तो सबकी यहाँ खुशियाँ होती हैं। होली मनाएं तो हम भी राम लाल अबीर लगाएं, ईद में हम आपको मिठाइयाँ खिलाएं, यही हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। लेकिन कुछ लोग गलती से देश की गद्दी में ऐसे बैठ गए हैं जो लोग हमारे पुरखों की इस रिवायत को ख़त्म कर रहे हैं। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन शक्तियों से जो समाज को तोड़ रहे हैं, उन शक्तियों को कैसे कमज़ोर किया जाए। मेरी मंशा वो है, मेरी मंशा अगर मैं किसी से हाथ बढ़ाता हूँ कि नहीं साहब हम आपसे लड़ना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि सुरखाब के पड़ लगे हुए हैं उसमें। हम इसलिए चाहते हैं कि ऐसी शक्तियों से अगर वाकई नहीं ईमानदार हैं आप लड़ने के लिए, तो हम अपना बलि देकर के भी लड़ना चाह रहे हैं। यही वजह है हमने इस तरह का कदम बढ़ाने का काम किया। आज भी आप देखेंगे हाउस में हम लोग विपक्ष हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर विपक्ष करते हैं। ऐसा हम वो बेवकूफ़ और अहमक वाला विपक्ष और सत्ता पक्ष नहीं है कि विपक्ष की सारी बात गलत। इस देश का सत्यानाश इसलिए हो रहा है कि डेमोक्रेसी के लायक अभी देश मेच्योर नहीं हुआ। ये मेच्योरिटी इंडियन पॉलिटिशियन में नहीं आई। आप यूरोप को देखेंगे, आप दूसरे देशों को देखेंगे जहां डेमोक्रेसी अच्छे तौर पर काम कर रहा है, तो वहां जो अपोजिशन के लोग होते हैं उनके मशवरे को सत्ता पक्ष सुनते हैं, और सत्ता का कोई अच्छा काम हो तो अपोजिशन के लोग उसकी सराहना करते हैं। मैं वही काम करता हूँ। शराबबंदी एक अच्छा काम है, मैंने उसकी सराहना की। उसकी जो कमजोरियां हैं उसका आलोचक हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया। मैं कहता हूँ पिछले दिनों उन्होंने सर्टिफिकेट लाओ, स्कूल में टीचर बन जाओ, ये बर्बाद किया था। मैंने कहा हिरोशिमा नागासाकी पर जिसे बमबारी हुई, बमबारी कर रहे हैं आप। लेकिन अभी उन्होंने इम्तिहान लेकर अच्छे टीचरों को बहाल किया, मैं इसका समर्थन करता हूँ। तो मैं सत्ता का विरोधी हूँ, लेकिन जो सैद्धांतिक बात है उसका मैं समर्थन करता हूँ जो जनहित के लिए हो। लेकिन अभी बिहार को देखिए, पूरे देश को देखिए कि अंग्रेजों की तरह डिक्टेटरशिप, उससे भी बढ़कर अंग्रेज बेवकूफ़ बनाने के लिए देशवासियों को कहा कि भाई हम इलेक्शन कराते हैं, तुम्हीं में से नेता चुनते हैं, और सारा बिल बनाते थे अंग्रेज ऑफिसर्स और ओके कराते थे। आज वही हो रहा है, कोमा फुल स्टॉप चेंज नहीं हो रहा है। मैं मदरसा से मेरा रिश्ता रहा है और मैं उर्दू जानता हूँ, मदरसा का क्या निसाब है जानता हूँ। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के बारे में जो बिल अभी नया आया कमेटी के गठन के, ये एकदम बेवकूफ़ वाला मामला है। मदरसे में जो लोग उर्दू नहीं पढ़ेंगे वो भी टीचर हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा। लेकिन एक सुझाव सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सरकार है। यही वजह है कि आज रासातल में जा रहा है हमारा विकास, बर्बाद हो रहा है हमारा सौहार्द, रुक रही है हमारी तरक्की और टूट रहा है हमारा समाज। क्या लगता है कि आप लोगों की लोगों ने डिमांड हमेशा रखी है, अभी राज्यसभा को ही लेकर के, कि आप लोग, हम लोग समर्थन आप लोगों ने भी मांगा था कि आपकी पार्टी से कोई जाना चाहिए उस सदन में, या तो फिर और तरह की भी बातें सुनने में आई थी कि एमएलसी की सीट मांगी जा रही थी अगर आप लोग समर्थन देते हैं आरजेडी को या इंडिया अलायंस में देते हैं। तो क्या लगता है कि जो मांगे आप लोग उठा रहे हैं कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, और नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या सोच रहे हैं आगे के लिए? देखिए, सवाल ये पैदा होता, हमारी आज मीटिंग उनसे होने वाली है, हमारे अपने कुछ एजेंडे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोगों ने फाइनल नहीं किया है अपना एजेंडा। फिर हमारी कोई भी बात होगी तो हम लोग लास्ट फैसला तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बाद ही से होना है। तो बैरिस्टर साहब से हम लोग मशवरा करेंगे, जो बात होगी बैरिस्टर साहब से मशवरा करेंगे, फिर आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। अगर राजी नहीं होती बातचीत जो है, कोई राजी नहीं हो तो हमारा सबसे अच्छा रास्ता है, न दाएं न बाएं, है ना, तो होगा। मेरे लिए रास्ता है ऐसा, कुछ ऐसा भी रास्ता है। अरे भाग कर किधर जाएं इस सियासी जंगल में, एक तरफ दरिंदा है एक तरफ शिकारी है। मैं तो दोनों से बच बच के चलता हूँ ना। तो देखिए, अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं और किशनगंज, अररिया तमाम इलाकों में घूम रहे हैं, बहुत सारी सौगातें भी दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? समृद्धि यात्रा उनको निकालना चाहिए था तो नालंदा में निकालना चाहिए था। समृद्धि यात्रा तो सीमांचल के लिए नहीं है। सीमांचल को समृद्ध किया उसने, सीमांचल से पलायन रुका क्या? सीमांचल के लोगों को जो नौकरी से 20-25 सालों में उसने वंचित रखा, जो उनके कहने के मुताबिक 13 करोड़ की बिहार में जो मुसलमानों की खासकर उस क्षेत्र में है और जो शेड्यूल कास्ट है जो उस क्षेत्र में, शेड्यूल कास्ट की नौकरी 4 लाख होनी थी, 3 लाख नौकरी थी, 1 लाख नौकरी आप चिपा गए उनके।
और माइनॉरिटी की नौकरी 3.5 लाख की जगह पर 1.5 लाख देकर के 2 लाख उनकी नौकरी खत्म कर दिए। क्या ये समृद्धि है? पलायन रुका, समृद्धि है? पर कैपिटा इनकम कम, वो समृद्धि है? बीमार है वहाँ पर एक हॉस्पिटल नहीं खोल सके, अच्छा ये समृद्धि है? ये धोखा देने के लिए गए हैं। बल्कि मैं आपको साफ कह दूँ कि ये जो मामला है, ये लोग थर्मामीटर लेके गए हैं। वो जो अंधा नहीं होता है, पानी कैसे नापता है, डंडा से पानी नापता है, तो वही ये लोग कि इनके दरमियान में 2 ग्रुप है। कोई कहता है कि दिल्ली को जाओ, कोई कहता है कि नहीं अंकल यहीं रहो, अंकल आप चले जाओगे तो हम लोग का क्या होगा। तो यही जो लोग हम लोग का क्या होगा, तो अंकल को लेके निकले हैं थर्मामीटर लेके कि कितना जन समर्थन है। जन समर्थन होगा, 1,54,00,000 लोगों को 10,000 टका दिया तो वो लोग आएंगे, लेकिन सीमांचल के लोगों का कौन सा क्या काम कर दिया इन्होंने जो सीमांचल के लोग उसका वो करेंगे। ये खामखा का है, ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग है ना। जो लोग भी राजनीति करें, बल्कि नया कानून आना चाहिए देश में कि इलेक्शन के ज़माने में, आज अभी देख रहे हैं कि अभी अमित शाह साहब आए किशनगंज, आए क्या करने के लिए? बंगाल की पूरी राजनीति तय करने के लिए। और पैसा किसका? माल महाराज का। जनता के पैसे से आप पार्टी की राजनीति कीजिएगा। आज सारे नेता इनका बंगाल का दौरा, पिछले 10 सालों में कितने दौरा किए बंगाल के, इधर कितने दौरा कर रहे हैं लोग, है ना। सरकारी दौरे में जाकर के लोग अपना वो कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। जब इलेक्शन हो तो पूरे तौर पर प्रेसिडेंट के हाथ में इख्तियार होना चाहिए, और कोई भी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल सत्ता पक्ष हो, जब इलेक्शन होने जा रहा है तो सब लोगों को न्यूट्रल कर देना चाहिए, पक्ष विपक्ष। यही वजह है कि निष्पक्ष इलेक्शन यहाँ नहीं हो पाता है। जो लोग सत्ता में रहते हैं वो लोग सत्ता का दुरुपयोग करके यहाँ पर लोकतंत्र का चीरहरण करते हैं, और लोकतंत्र साफ सुथरी जो डेमोक्रेसी है वो नहीं आ पा रही है हमारे। अच्छा, आखिरी सवाल है, निशांत कुमार को लेकर के अपोजिशन, वो अगर पॉलिटिक्स में आ भी रहे हैं तो एक कठपुतली की तरह रहेंगे, आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि जब तक कोई हांडी चढ़ी नहीं चूल्हे पे, तो उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है ना। अब वो नया लड़का है, अब वो आ रहा है, उसका कार्यकलाप बताएगा कि उसके अंदर में क्षमता क्या है, राजनीतिक ज्ञान क्या है ना। तो उसके आगे ही कोई बात कही जा सकती है। अभी तो उसकी एंट्री हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।